केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं। इसमें हम लोगों को क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें स्ट्रक्चर आप लोगों को बताना है वेस्पर मॉडल के हेल्प से। तो देखिए इसमें बेरिलियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो बेरिलियम के ऑटोमोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन के बाद अगर इसमें क्लोरीन चेक करें तो क्लोरीन 2 दिया हुआ है। तो हर क्लोरीन को चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है इसका, और इसी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है BCl3। इसमें आपको बेरिलियम के सेंट्रल एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोस्ट सेल में, और इसमें 3 क्लोरीन कनेक्टेड है। हर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड होगा बोरोन के। तो इसमें टोटल बोरोन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण इसमें क्या हो रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का हो रहा है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप होगा। नेक्स्ट है इसके बाद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसमें सिलिकॉन के ऑटोमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 क्लोरीन से एक्स्ट्रा क्लोरीन से कनेक्ट हो रहा है, जिसके कारण सिलिकॉन के ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 में फास्फोरस के ऑटोमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और ये एक्स्ट्रा 5 क्लोरीन से कनेक्टेड है। तो फास्फोरस के ऑटोमोस्ट सेल में हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये ऑक्टेट रूल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, और इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक ट्रायंगल बीच में जिसमें 3 क्लोरीन कनेक्टेड है, एक फास्फोरस कनेक्टेड है, और इस प्लेन के एक एबव और एक बिलो क्लोरीन कनेक्टेड है, जो कि आपको 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे होगा। तो इसके कारण इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर हो रहा है, ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन के नीचे परपेंडिकुलर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें सल्फर के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के जैसा ही इसके ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितना, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और 2 इसके लोन पेयर हैं। तो इसमें टोटल हाइब्राइड ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल होंगे, जिसमें 2 लोन पेयर होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो है sp3। शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसके शेप कैसे होंगे, एंगुलर होंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर में हम लोगों को शेप में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, एंगुलर शेप हो जाएगा, और इसके जो एंगल होंगे 109.5 से छोटे एंगल होंगे। तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, बॉन्ड को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हाई होता है, जिसके कारण इसके बॉन्ड एंगल छोटे हो रहे हैं। फिर अगर हम लोग फास्फोरस PH3 को देखें, फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड को देखें, तो फास्फोरस के पास एक लोन पेयर और इसके बगल में 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये सिंपल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, फास्फोरस का एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, और सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितने का है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और ये आप लोगों को स्ट्रक्चर, इसका शेप किस तरह का है, शेप आपको ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों को ऑल द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर, जिसमें NH3 और वाटर H2O मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहने का मतलब है कि ये टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब कि उससे चेंज हो गया है। तो इसमें बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल, इसमें क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। इसको डिस्कस करना है। तो देखिए आपको अमोनिया में क्या है, एक ही लोन पेयर है, इसमें रिपल्सन क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम है। लेकिन ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें लोन पेयर के बीच भी रिपल्सन ज़्यादा है, और ये लोन पेयर आपको आपके बॉन्ड पेयर को भी ज़्यादा रिपेल करेगा, इसलिए इसके बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे,
इसके बॉन्ड एंगल आपको बहुत छोटे हो जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, जो कि वैल्यू 107 जो कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल है इससे छोटा है। इसके एंगल कितने हैं 107 और इसके एंगल कितने हैं 104.5 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल हमारा क्या है, वाटर का बॉन्ड एंगल हमारा छोटा है विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों को जितना हाई होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। और अगर हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी और हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो हम लोग इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर के बीच डिस्कस करना था, तो यही रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4.10। ये क्या कह रहा है आपको, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है कि किसी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और ये आपको क्लोरीन है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो आपको बीच में है सेंटर, ये इसका न्यूक्लियस है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच का के डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन 4.11। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विद द रेफरेंस टू कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का अगर हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल स्ट्रक्चर इसके सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए इसका हम लोगों को क्या करना होगा, मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, जिसको कि हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किए हुए हैं। इसके बाद इसका जो सभी स्ट्रक्चर का जो कॉमन इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या करता है, ये आपके कार्बोनेट आयन के रेजोनेंस को दिखाता है। जो रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसमें जो चार्ज होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए और जो लेंथ होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है कि जिस दो एटम को आप कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये कार्बोनेट आयन के इस दो एटम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 1 बॉन्ड है। यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड है। तो सभी बॉन्ड को अगर हम लोग ऐड करें तो टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4। इसको हमें डिवाइड करना होता है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से या टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तो 4 में हम लोग कितने स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसके स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। तो 3 स्ट्रक्चर का हम लोग एवरेज ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये क्या देगा, इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर को दिखाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर एवरेज हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.33। फिर इसका अगर चार्ज हर मॉलिक्यूल पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 हर एटम पे अगर हम लोग चार्ज कंसीडर करें तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसमें आपको -1 चार्ज है और तीसरे स्ट्रक्चर में भी -1 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसमें, -2। कितने स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। तो फिर से वही फार्मूला है एवरेज चार्ज का। एवरेज चार्ज के लिए क्या है, टोटल चार्ज ऑन एटम डिवाइडेड बाय टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो 2 माइनस चार्ज हो गया और 3 इसके स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो एवरेज चार्ज को हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और इसी को हम लोगों को ये मॉलिक्यूल की रियल प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हम लोगों को इसी को एक्सप्लेन करना था रेजोनेंस को, तो ये हमने रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.12। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड H3PO4 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 and 2। क्या ये स्ट्रक्चर आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, अगर नहीं तो कारण बताइए। देखिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एटम को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम का पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं।
तो इसमें आपको क्या है, गिवन स्ट्रक्चर, गिवन मॉलिक्यूल में आपका क्या है, स्ट्रक्चर में पोजीशन हाइड्रोजन का चेंज है, जो कि आपको स्ट्रक्चर 1 में ऊपर कनेक्टेड है, डायरेक्टली फास्फोरस से कनेक्टेड है, लेकिन स्ट्रक्चर 2 में ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, या कहिए कि इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग नीचे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4.13, ये क्या कह रहा है आपको, राइट द रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर SO3 एंड उसके बाद NO2, फिर उसके बाद NO3 माइनस। तो हर किसी का आप लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ किया हुआ है। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं हम लोग, या कहीं कहीं पे सल्फ़र के केस में ऑक्टेट रूल कहीं पे आपका फॉलो नहीं भी होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। एक स्ट्रक्चर से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोगों को अगर चेक करें तो सल्फ़र का ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन नंबर 1 कहें, तो फिर दूसरे बार क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। फिर इसके बाद तीसरे स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन नंबर 1 इसके साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसी तरह से इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या कहिए इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। तो इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में आपको क्या है, नाइट्रोजन कनेक्टेड है एक साइड डबल बॉन्ड से, एक साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। फिर इसमें दूसरे स्ट्रक्चर में ये पोजीशन चेंज हो जा रहा है। फिर उसके बाद नाइट्रेट आयन में एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन है, बाकी एक के पास डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोगों को नीचे ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सारे के सारे इसके स्ट्रक्चर हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। इसी को हम लोग इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सारा का सारा इसका क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये। इसी को हमें ड्रॉ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ द लुईस सिंबल टू शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम टू कैटायन टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन। कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और एनायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो हम लोग देखते हैं पोटेशियम के एटॉमिक सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसी इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करेगा, बाकी के इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ नहीं करेगा। सल्फर के एटॉमिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि सल्फर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सल्फर के केस में। और पोटेशियम के केस में क्या है, ये 2 पोटेशियम एटम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसका हम लोग लुईस डायग्राम ड्रॉ करें, तो लुईस डायग्राम में आपको एलिमेंट का सिंबल, एटॉमिक सेल में इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो एटॉमिक सेल इसका कौन सा हो गया, ये वाला 3s2 3p6। और सल्फर का एटॉमिक सेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इसके भी एटॉमिक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज -1 और इस पे चार्ज -2। 2 पोटेशियम एटम है, दोनों साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया K2S, ये आपको आयनिक कंपाउंड है, और इस तरह से इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको कैल्शियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो फिर से इसका स्ट्रक्चर उसी तरह से होगा, और सिंगल ऑक्सीजन से ही हमें काम चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपको Al, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो एल्युमिनियम के एटॉमिक सेल में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। नाइट्रोजन के एटॉमिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 8 कंप्लीट करने के लिए इसे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और इसके एटॉमिक सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। नाइट्रोजन के एटॉमिक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के एटॉमिक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज आपको एल्युमिनियम पे +3 चार्ज और नाइट्रोजन पे आपको -3 चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4.15। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, दोनों के मॉलिक्यूल का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन के एटॉमिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के एटॉमिक सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए कितना, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन से दोनों साइड से क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचा। लेकिन ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के एटॉमिक सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ क्या हो रहा है,
किसको चाहिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बस। तो हम लोगों को 2 ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा 2 हाइड्रोजन एटम से। तो बच के कितने गए इसके 2 लोन पेयर ऊपर और 2 लोन पेयर इसके 2 लोन पेयर, मतलब कि इसमें डबल लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कारण, और आपको लोन पेयर के कारण हमारा ये सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा क्या हो रहा है लोन पेयर, 2 लोन पेयर है। तो इसमें रिपल्सन क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन हाई होने के कारण इसकी एंगल क्या हो जा रही है, इसकी बॉन्ड एंगल छोटी हो जा रही है। लेकिन हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड देखेंगे इसमें हम लोगों को एक भी लोन पेयर नहीं है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, sp होगा। तो ये अरेंज कैसे होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे, ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि शेप ऑफ वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लीनियर बट शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एंगुलर ड्यू टू मोर रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की तो इस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के हम लोग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में उसके पोलरिटी को चेक करते हैं। अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या है नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर हमारा मॉलिक्यूल कैसा है नॉन पोलर है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को जो मॉलिक्यूल होगा उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और इसके कारण हम लोगों को क्या होता है, और हम लोगों को कोई जो बॉन्ड है, कोई अगर सिमिलर एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है तो उसके बीच का जो बॉन्ड क्या होता है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को उस कंडीशन में अगर सेम मॉलिक्यूल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, किसी एक साइड शिफ्ट नहीं होता है। और इस कंडीशन पे हम लोगों को ये परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। फिर उसके बाद अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण उसके सेंटर पे क्या होता है डेल्टा स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बगल वाले मॉलिक्यूल पे क्या, एटम पे क्या हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण जो हम लोगों को चार्ज डेवलप होता है उसी के कारण हम लोगों को क्या होता है डाइपोल क्रिएट होता है। जो इसकी डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0 होती है। डाइपोल का फार्मूला होता है आपको, ये डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ इसका डाइपोल, अगर हम लोग इसको कहेंगे तो डाइपोल इसकी वैल्यू किधर होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इसके डाइपोल का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेन फैक्टर क्या हो गया, डाइपोल के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। सामने वाला मॉलिक्यूल अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो उसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बगल वाले पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर सामने वाला एटम क्या है, अगर सामने वाला एलिमेंट क्या है आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करेगा, जो जिससे ये कंबाइंड हो रहा है उसके साथ ये क्या करेगा, उस कंबाइंड एटम होने वाले कंबाइंड एटम पे हम लोगों को ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ इधर आपको माइनस डेल्टा चार्ज और बगल वाले मॉलिक्यूल पे आपको प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सेम अगर एलिमेंट है, एक एलिमेंट कौन है, एक एलिमेंट है कार्बन, बगल में ये क्लोरीन से कंबाइंड हो रहा है तो इस पर प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप हो रहा है और इस क्लोरीन पे माइनस डेल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाई विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इससे अगर हम लोग चेक करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड करता है कि सामने आने वाला मॉलिक्यूल, जो सामने आने वाला एटम है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है या इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये फिक्स वैल्यू है। जब किसी भी एलिमेंट के गैसेस एंड ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, किसी भी एलिमेंट के, मान लीजिए कि कार्बन है, ये किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
तो ये अगर C- बना रहा है तो ये जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन से मॉलिक्यूल में कौन से एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पहले ही बताया गया है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोगों को डिफरेंट एलिमेंट के बीच बॉन्डिंग होती है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और इसके कारण हम लोगों को इसमें डायपोल डेवलप होता है। और डायपोल चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हर वेक्टर का हम लोगों को रिजल्टेंट सम जो होगा नेट मॉलिक्यूल का डायपोल देगा। तो अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, नेट उसके रिजल्टेंट डायपोल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। और पोलर मॉलिक्यूल में भी जिसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू हायर होगी वो मोर पोलर नेचर शो करेगा, उसके स्ट्रेंथ क्या होंगे, थोड़े हायर स्ट्रेंथ के होंगे, उसका बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के वीडियो को देखेंगे। तो बोतल ले ली